आज हम कक्षा 9th में बोर्ड के द्वारा एक और नई पुस्तक आपके लिए रखी गई है जो कि हाफ ईयरली तक के लिए महत्वपूर्ण है और राजस्थान का, जिसका नाम है बुक का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा। क्या नाम है? राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी ये पुस्तक हुई है और आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसकी इंडेक्स देखिए, इसमें आपके केवल 7 चैप्टर हैं बच्चों और उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा। बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत ही अच्छे टॉपिक आपके इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम आज जो है इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत अध्याय 1 पढ़ेंगे और अध्याय 1 का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में बच्चों आप कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे होंगे। आपने 1857 की क्रांति के कारण, उसकी असफलता के कारण और परिणाम के बारे में भी पढ़ा है छोटी क्लासों में। उसके अलावा आपने मंगल पांडे, झांसी की रानी, नाना भाऊ और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों के नाम आपने सुन रखे हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों और इनके द्वारा किए गए क्रांति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्यों हम बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये हम क्यों बोलते हैं? झांसी की रानी ने आखिर ऐसे क्या कदम उठाए, साहसिक कदम, जिसकी वजह से आज पूरा इतिहास उसके नाम के बारे में चर्चा करता है या उसके द्वारा किए गए कार्यों को हम याद करते हैं। भारतीय इतिहास की एक गरिमा है झांसी की रानी। तो 1857 की क्रांति के कुछ प्रतीक भी है जिसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम पाठ 1 अध्याय 1 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली लाइन देखिए आप, मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद, मुग़ल साम्राज्य यानी औरंगजेब, ठीक है, अकबर, तो इन आखिरी जो था वो औरंगजेब ही था। 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद कोई भी शासक योग्य नहीं था, सब अयोग्य शासक थे। तो उसकी मृत्यु के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में व्यापार करने के इरादे से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और उसी व्यापार, धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने शासन का जो तंत्र है यानी राजतंत्र अपनाना शुरू कर दिया था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि इस अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। राजस्थान पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। जहाँ पूरे देश में क्रांति होती है वहीं राजस्थान के वीर भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। औरंगजेब की मृत्यु के उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के बाद मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित किया। ठीक है, मराठे जो थे वो दक्षिण भारत में थे और आपको शिवाजी का नाम पता ही है, शिवाजी मराठा। तो उनके वर्चस्व स्थापित करने के बाद मालवा और गुजरात पर भी अपना प्रभाव मराठों ने छोड़ा। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना बहुत आसान हो गया था कि अब मराठे जो है वो गुजरात और मालवा तक पहुंच चुके हैं, तो अब वो राजस्थान में भी घुस सकते हैं। मई 1711 की बात है। औरंगजेब के मरने के ठीक 4 साल बाद प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन इकट्ठा किया। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के राजा जय सिंह और बाद में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया, क्योंकि इनको ये चिंता हो गई थी कि अगर मराठा इस प्रकार गुजरात तक पहुंच चुके हैं, मालवा तक पहुंच चुके हैं, तो कभी भी ये राजस्थान पर भी अपना अधिकार कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में उनके द्वारा जिस प्रकार से मेवाड़ी क्षेत्र यानी उदयपुर के क्षेत्र में पहुँच वो उन पर आक्रमण करके धन इकट्ठा कर चुके हैं, तो वो धीरे धीरे राजस्थान पर भी अपना अधिकार कर सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने जयपुर के महाराजा जय सिंह से मदद लेने की सोची, उनसे सलाह मशवरा किया और उसके अलावा मुग़ल बादशाह जो है मोहम्मद शाह था उस समय, उससे भी बात की। तो मराठों के प्रति उन्होंने अपनी चिंता जताई। किसने? उदयपुर महाराणा संग्राम सिंह ने। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठों के आक्रमण और तेज़ी से हो गए। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत
बूंदी से पदच्युत शासक का नाम है बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर ली और दलेल सिंह को हटा दिया। ठीक है, बूंदी का जो शासक था, जो पदच्युत था, वो पद से हटाया हुआ था, उसका नाम था बुद्ध सिंह। इस बुद्ध सिंह ने क्या करा, मराठों से मदद ले ली और मराठों से हाथ मिला लिया, उनकी मदद ली। और बूंदी के उस समय जो शासक था वो था दलेल सिंह। उस दलेल सिंह को मराठों की मदद लेकर इसने हटा दिया। किसने? बुद्ध सिंह ने। तो एक प्रकार से ये मराठों से हाथ मिला चुका था। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का ये पहला अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप और धीरे धीरे बढ़ता गया। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने का एक और आसान रास्ता मिल गया था। राजस्थान में मराठे जो थे धीरे धीरे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहाँ धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन धीरे धीरे ही वे राजाओं को ही नहीं बल्कि सेठ साहूकारों को भी धीरे धीरे मराठे लूटने लग गए थे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार धीरे धीरे मराठों ने बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में प्रवेश करना शुरू कर दिया मदद के बहाने। फिर आते हैं आपके उस समय एक और आक्रमणकारी है जिसका नाम है नादिर शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, जब नादिर शाह आक्रमण कर रहा था तो उस समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के जो राजा हैं उन सबको हिंदू धर्म के नाम के कि आप सभी हिंदू हैं और आप सभी एक हो जाइए, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह जो है वो आक्रमण करने वाला है। तो लेकिन मुग़ल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लग गए। ठीक है, इस कारण केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लग गए और शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से, ये 2 टैक्स हैं, चौथ और सरदेशमुखी, दोनों टैक्स है ये, और ये शिवाजी के मराठों के द्वारा जनता से वसूल किए जाते थे, राजस्थान की जनता से। ठीक है, दिल्ली और राजस्थान आसपास के सभी इलाकों से वसूल किया जाता था। तो उस समय शाहू पेशवा बाजीराव था, मराठा पेशवा बाजीराव, उसको राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी कर प्राप्त करने का आदेश, बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी कर प्राप्त करने का आदेश दिया था शाहू ने। ठीक है, शाहू मराठा है तो बाजीराव को बोला था इसने। उसके बाद जयसिंह ने पराजय स्वीकार 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो था वो मालवा का सूबेदार बना और उसे मराठों ने घेर लिया। ठीक है, 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना उसे मराठों ने घेर लिया। उसके बाद जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने, उसको पराजय यानी कि हार मान ली, तो हार मानने की वजह से उसे मराठों को 28 परगने यानी 28 छोटे छोटे गांव उसको मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के बीच राजस्थान में राजपूत शासकों की कमज़ोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभाव शुरू हो गया, क्योंकि राजपूत राजा इतने पावरफुल नहीं थे कि वे कोई कार्य अच्छे से कर सके और इसी वजह से मराठों का प्रभाव बढ़ने लग गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह और अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी थी, क्योंकि मराठा धीरे धीरे राजस्थान पर अपना अधिकार करने लग गए थे, जिसकी वजह से राजपूत राजाओं को जो है वो सोचने पर मजबूर होना पड़ा। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा को खाली नहीं किया, क्योंकि उनका अब जो है इरादा चेंज हो चुका था, वो अब राजस्थान पर अधिकार करना चाहते थे। इसीलिए अब राजस्थान के जो राजपूत राजा हैं उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि धन लेने के बाद भी मराठा लोग जो है वो मालवा खाली नहीं कर रहे, तो मराठों ने और मालवा के लोगों ने फिर से अपने आप को एकता में बांधने के प्रयास किया। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का प्रयास किया गया। जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक और मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान है। इस हुरडा नामक स्थान पर ये सारे राजपूत राजा इकट्ठे हुए, मराठों के खिलाफ इकट्ठा होना इन्होंने शुरू किया और उसके बाद ये इस जगह को एक हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1734 में राजपूत राजाओं द्वारा इकट्ठा किया गया। फिर देखो आप,
फिर 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के राजाओं में मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर ये सब इकट्ठे हुए 34 में। इसे हुरडा सम्मेलन कहा गया है। 17 जुलाई 1734 को सभी राजाओं ने मिलकर एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। मतलब इस पर साइन करके इन्होंने ये साबित किया कि अगर कभी कोई भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो सभी राजपूत राजा इकट्ठा होकर मदद करेंगे, ये वादा इन्होंने किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया। तो मराठे सारे इकट्ठे मराठों के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए इन्होंने रामपुरा में इकट्ठा होना शुरू किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में शरण देने और आश्रय न देने की शपथ ली कि वो अगर कोई भी अपने राजा के किसी शत्रु को अपने यहाँ शरण देगा तो फिर उसके खिलाफ जो है वो शपथ ली गई। परंतु इस सम्मेलन का वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती राजाओं ने आपस में ही द्वेष था। हर राजा अपने आप को सर्वोपरि समझता था और अपने आप को अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए एक राजा दूसरे राज्य के प्रति द्वेष की भावना रखता था। इसलिए भी ये सब कुछ संभव नहीं हुआ। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व की कमी रही। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया, क्योंकि इन सभी में द्वेष की भावना थी, इसलिए इनमें एकता बन ही नहीं पाई, और एकता बन नहीं पाई तो ये सब खंडित हो रखे थे। इसीलिए भी मराठों की संगठित शक्ति के सामने ये कुछ नहीं कर पाए और असफल रहे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत राजाओं की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला और उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। पेशवा आया था मराठा का और ये उत्तर भारत की यात्रा पर आया था। तब महाराजा जगत सिंह जो कि उदयपुर में थे, इन्होंने इनको इनवाइट किया, इनका आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार और चौथ का समझौता हुआ कि हम आपका आतिथ्य स्वीकार करते हैं और उपहार और चौथ कर आपको देंगे, ठीक है। फिर वह जयपुर आया। कौन आया? यानी पेशवा आया आपका। तो पेशवा जयपुर आया और चौथ और सरदेशमुखी कर उसको देने की बात हुई थी। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा, ठीक है। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम क्या रहा? राजस्थान यात्रा का परिणाम ये रहा कि मुगलों के साथ साथ अब राजपूत मराठों को भी टैक्स देंगे। तो पहले मुगलों को भी देना था, अब मराठों को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो जनता पर टैक्स का भार बढ़ रहा है और कुछ भी नहीं है। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरह सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी 1738 में, जिसके कारण मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए, ठीक है। बिना युद्ध किए ही उसे अपमानजनक संधि, और अपमानजनक संधि में क्या हुआ? उसे 50 लाख रुपए मालवा की सूबेदारी मराठों को देनी पड़ी। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना शुरू कर दिया। इन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने इकट्ठे होकर, ये तुंगा का युद्ध कहलाता है, तुंगा नाम की जगह पर हुआ था 1787 में। तो राजपूतों ने इकट्ठा होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को हराने के लिए युद्ध किया। तुंगा का युद्ध तुंगा के मैदान में। फिर 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति खत्म होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है।